नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक रातों रात ईरान ने खेल पलट दिया। अचानक रातों रात ईरान ने खेल पलट दिया। मोदी कहीं के नहीं रहे, फंस गए। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं जो चर्चा का विषय बन गया है, और सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं, इस देश के लिए एक नई संकट वाली परिस्थितियां आती हुई नजर आ रही हैं। वह जो कभी 1965 60-65 में देखी गई थी, वह हालात भारत के वार की तरफ विश्व आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था हर देश की चरमरा रही है, यहां तक कि अमेरिका की। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें भारत की सरकार ही जानबूझकर इस पचड़े में ढकेल रही है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की सरकार इसका निर्णय नहीं ले पा रही है। चूंकि एक कमजोर और अविश्वसनीय सरकार भी है, और गलत फैसले लेने के लिए यह सरकार जानी जाती है। स्वार्थ बस इसे यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का सपना दिखाया था, विकसित भारत नहीं, विकसित कंगाली का, विकसित के नाम पर कंगाली का सपना हुआ था, जो भारत के 140 करोड़ लोग समझ नहीं पाए। अब सवाल यह है कि अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि सब अलग थलग हो गए। झूठी खबरों का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे भारत की मीडिया जिस तरह से झूठी खबरें फैला रही है, सरकार के कहे अनुसार चल रही है, और झूठी खबरें लोगों तक पहुंचा करके वह झूठी खबरें बड़ी घातक बन जा रही हैं आगे जाकर के, क्योंकि एक भ्रम में लोग जी रहे हैं, और जब उनका भ्रम टूट रहा है, जमीन पर जब जाते हैं उस सामान के लिए जिसे कहा जाता है कि कमी नहीं है, और जाते हैं नहीं होता है, तो उनका भरोसा भी टूट रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान का जंग जो खत्म होने के कगार पर आ रहा था, ईरान थोड़ी शांति बरत रहा था, वह ईरान अचानक फिर हमलावर हो गया, क्योंकि बार बार उसके साथ धोखा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से झूठी वक्तव्य देता है, वह व्यक्ति सनकी टाइप का व्यक्ति है वह, और कभी कहता है ईरान की बड़ाइयां करने लगता है, कभी जंग खत्म करने की बात करता है, कभी जीत गए की बात करता है, और करते करते अचानक में हमले कर देता है। तो उसके ऊपर अब भरोसा रहा नहीं, और ईरान को भरोसा भी नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन भारत में उसका जो असर पड़ रहा है, हम अगर ईरान इजराइल की बात छोड़ दें, ईरान अपने बचाव में लड़ रहा है, और इजराइल और अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए अब लड़ रहा है, क्योंकि उसके सपने टूट गए। वह जिस मकसद से युद्ध छेड़ा था, वह मकसद पूरा नहीं हुआ, और जब मकसद पूरा नहीं हुआ तो उनके लिए अब युद्ध से निकल पाना मुश्किल है। और ईरान का मुकाबला न तो इजराइल और न अमेरिका दोनों नहीं कर पा रहे हैं, और ईरान के नुकसान तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब जंग होगा तो दोनों तरफ से जाने जाएंगे, लेकिन ईरान ने इजराइल को जो शमशान बनाया है, इजराइल बरसों उसे पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है कि ईरान ने 100 मिसाइल एक साथ दाग दिया इजराइल पर, कल बीती रात, तकरीबन यह रात 12:30 बजे से 1 बजे के आसपास, और दुबई पर भी दाग दिया, क्योंकि दुबई, वह मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई को निशाना बड़ी तेजी से ईरान बना रहा है, क्योंकि दुबई खत्म तो अमेरिका खत्म, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो नींव कहते हैं ना, घर का नींव मजबूत होना चाहिए, वह ईरान है। अब ऐसे में मोदी चौतरफा फंसे हुए हैं, मोदी चौतरफा फंस गए, और मोदी को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। एक तो चुनाव, और
रणछोड़ दास तो है ही मोदी, इसमें कोई शक है नहीं। और झूठ, पहली बार देश में, भारत में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो डरपोक भी है और झूठा भी है। अब ऐसे में चारों तरफ से घिरे कि जिस अमेरिका और इजराइल के ऊपर शान कर रहे थे, जिस इजराइल और अमेरिका के साथ हमारा देश की सरकार खड़ी थी, वह रणछोड़ दास निकला, भाग रहा है और भागने का उसको जगह नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक नई मुसीबत, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है, भारत के पास क्षमता रह नहीं गई है। और अगर यह युद्ध एक हफ्ता खींच गया और समुद्री इलाका बंद रहा तो भारत में जो तबाही आएगी वह मंजर बहुत भयावह होगा। और इस बात का डर इस सरकार को इसलिए भी है कि 5 चुनाव जो होने हैं, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी की कुर्सी बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आप दर्शक गौर से इसे समझिए कि जैसा मैंने कहा कि बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे देखिए, सुनिए, और न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा कि मोदी चौतरफा घिर गए, रातों रात खेल उल्टा पड़ा, ईरान ने पलट दिया खेल। मोदी चारों तरफ से कैसे घिरे, अब इसे पहले आप समझिए। और अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ? अचानक रातों रात इजराइल के 1 मिसाइल के जवाब में ईरान ने 100 मिसाइल दाग दिए और वह 100 मिसाइल बर्बादी का इतिहास लिख दिया इजराइल के अंदर। अब नेतन्याहू तकरीबन 10 दिन से नजर नहीं आ रहे। एआई जनरेटेड वीडियो उनका आ रहा है, कभी उनके 6 उंगलियां दिखाई जा रही है, कभी 5 उंगलियां दिखाई जा रही है, कभी कह रहे कॉफी पी रहे हैं। अब 5 उंगली वाले के 6 उंगली तो नहीं हो सकते। अब ऐसे में इजराइल तकरीबन 1,30,00,000 की आबादी वाला देश है, लेकिन ईरान 30 करोड़ का है। अब ऐसे में ईरान के जिस व्यक्ति को मारने की इन लोगों ने दावा किया वह गलत निकला, सेनाध्यक्ष को। और इजराइल के अंदर नेतन्याहू और नेतन्याहू के बेटे 10 दिन से लापता हैं। बीच बीच में यह खबरें आती हैं कि ईरान यह दावा करता है कि मार दिए गए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं होता है, उसके प्रूफ नहीं आए, और ना तो इजराइल उस पर कोई खंडन कर रहा है। अब ऐसे में इजराइल तो तकरीबन समाप्त हो गया, पीएम आवास से लेकर के पीएम दफ्तर तक, और जितने सैटेलाइट्स उसके स्थान थे वह सब ध्वस्त हो गए हैं। अमेरिका के बहुत काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका का कहा यह जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 18 बिलियन डॉलर के उसका नुकसान हो चुका है। ईरान कम खर्च के ड्रोन से और कम खर्च के मिसाइल से अमेरिका के हजारों करोड़ के मिसाइल को मार गिरा रहा है और ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अब चर्चा इस बात की गोदी मीडिया पर बड़ी तेजी से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके ट्रंप और मोदी के लिए स्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि रूस और रसिया और चाइना मदद कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। भारत को भी करना चाहिए था, क्योंकि ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत है और ब्रिक्स के देशों के ऊपर हमला धोखे से किया गया है अमेरिका और इजराइल द्वारा। इस वक्त भारत ब्रिक्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी ने बैठक क्यों नहीं बुलाई कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्यों हमला किया? इसका जवाब नहीं है। अब ईरान यह प्रेशर दे रहा है कि आप बैठक बुलाइए और आप प्रस्ताव रखिए और अमेरिका से सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी घिर गए और वह कह रहा है कि जब तक आप यह बात नहीं कहेंगे कि अमेरिका ने गलत किया, तब तक भारत को कोई भी सामान नहीं जाएगा। और अब फर्टिलाइजर्स की सामान भी बंद हो गए, यानी कि यूरिया, जो किसान के साथ पंगा होगा इस सरकार का और लेने के देने पड़ेंगे। ट्रेड डील खत्म करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी में वह साहस और हिम्मत ही नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ जा सके। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पा रहा है वह भारत को क्या बचाएगा? और नरेंद्र मोदी उस चक्कर में फंस गए हैं।
नरेंद्र मोदी यह नहीं कह सकते कि ईरान के साथ हैं। नरेंद्र मोदी यह भी नहीं कह सकते कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ हैं। अब ईरान द्वारा बनाया गया पैसा नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। जो आने वाली शिप थी उसे भी ईरान ने रोक दिया। ईरान के एक प्रोफेसर का यह कहना है, कल दिए एक इंटरव्यू में यह कहा कि यह युद्ध अब बदले की युद्ध हो गई है, क्योंकि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के और शीर्ष नेतृत्व के परिवार को खत्म किया गया है। अब ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वह शर्त अमेरिका को मानना पड़ेगा, अन्यथा अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भागना पड़ेगा। अब भारत मिडिल ईस्ट के अंदर है और ब्रिक्स में है। ब्रिक्स ही मिडिल ईस्ट को प्रेजेंट करता है। अब ब्रिक्स करता है तो चाइना और रशिया से मुकाबला करने की साहस अमेरिका के अंदर नहीं है। अमेरिका की साख इस जंग में खत्म हो गई है। जो विश्व का शक्तिशाली देश कहा जाता था वह अब वह शक्तिशाली देश नहीं रहा। अगर एक हफ्ता जंग और चला, जो ईरान कह रहा है कि हम 10 साल के लिए तैयार हैं, एक हफ्ते में इजराइल और अमेरिका के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे। इतनी क्षमता भी नहीं है और उनकी मारक क्षमता अब कम होने वाली है और ईरान की बढ़ने वाली है। जैसा बीती रात तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास रात में 100 मिसाइल एक साथ छोड़ी है, तो वह 100 मिसाइल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ रही है, उसके अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ रही है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसमें 2 बड़ी अहम सवाल हैं जो समझना जरूरी है। ईरान ने रातों रात इजराइल की नींद हराम कर दिया 100 मिसाइल एक साथ छोड़ करके। अब 100 मिसाइल छोड़ा तो आज शेयर मार्केट का क्या हाल है? शेयर मार्केट अप नहीं हो पा रहा है, डाउनफॉल में ही चल रहा है और लगातार डाउनफॉल में है। अब कहा जा रहा है कि निफ्टी 27,000 तक आने की उम्मीद कही जा रही है और सेंसेक्स भी बहुत घटने वाला है। ऐसा हुआ तो इसका मतलब भारत का पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई और खत्म हुई सी नजर आएगी आप दर्शकों को। दूसरी चीज कि अभी तक गैस की किल्लत थी, अब पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने जा रही हैं। बहुत से जगहों पर जो खबरें आ रही हैं, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के बिहार के संवाददाता शिवाजी वर्मा द्वारा जो खबरें दी जा रही है, बिहार में लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं, महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर, मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर, और अगर आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिल्ली को चले तो ज्यादातर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आपको पेट्रोल पंप खाली मिल रहे हैं। ट्रक वालों से अगर बात करता है टीएफडी इंडिया न्यूज 24 ने, जैसे ट्रक ड्राइवरों और ट्रक मालिकों से, ट्रांसपोर्ट से बात की, उसके अनुसार राजस्थान से दिल्ली आते वक्त ज्यादातर जगहों पर सीएनजी भी नहीं मिल रही है और ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल की भी कमियां होने लगी हैं, लंबी लंबी कतारें होने लगी हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब भारत में यह प्रभाव पड़ा तो अब ट्रांसपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट का प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा और महंगाई कमर तोड़ेगी। 1 अप्रैल से हर चीज के दाम बढ़ गए और भारी मात्रा में दाम बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव होने की वजह से मोदी सरकार रेट बढ़ाने में खचखचा रही है। लेकिन 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद 4 मई के बाद रेटों में बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 27 में फिर चुनाव है 5 राज्यों में, 28 में फिर चुनाव है, 29 में नरेंद्र मोदी का चुनाव आ जाएगा। यानी कि यह समस्या समाधान नहीं होने वाली है। और क्या इतना पेट्रोलियम कंपनियां झेल पाएंगी? नरेंद्र मोदी इस बात से बहुत चिंतित हैं। अगर रेट बढ़ गया या कमी हो गई, रेट नहीं भी बढ़ाए और कमी हो गई, तो यह उल्टा दांव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल और आसाम बड़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल किसी भी हालत में जीतना चाहती है, जबकि चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं कर दी है और विपक्ष के 60 से 70 लाख एसआईआर के तहत वोट ममता बनर्जी के काट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अफसर चेंज किए जा रहे हैं, सचिव चेंज कर दिए गए, अचानक सब चीज अचानक हो रही है।
भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ आदि जवान, आईएएस अफसर उन जगहों से तैनात किए जा रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जगहों से, जहां भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करे। राज्यपाल को बदल दिया गया पश्चिम बंगाल के, ऐसे राज्यपाल को भेजा गया कि जिसे लोकतंत्र और संविधान से कोई ताल्लुकात ही नहीं है दूर दूर तक। वह व्यक्ति विधानसभा के अंदर भाषण तक नहीं पढ़ता जाकर के, ऐसे व्यक्ति को भेजा गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर है। एक बात तो सत्य है, लोकतंत्र को, मर्यादा को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, लेकिन मोदी चारों तरफ से जो फंसे, मैंने आप दर्शकों को जैसा कहा, मोदी के लिए अब चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इंडिया गठबंधन इन पांचों जगहों पर सक्रिय है, क्योंकि एनडीए गठबंधन नहीं है, इसलिए इनको बैक सपोर्ट नहीं मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। पांडिचेरी में भी बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा, कांग्रेस है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। विजय जो साउथ फिल्म के हीरो कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उनका जलवा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 0.556 के आसपास वोट परसेंटेज है, अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाना चाह रही है, वह संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, केरल में जो भारतीय जनता पार्टी पैर जमाना चाहती थी, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई। कांग्रेस और लेफ्ट का सीधा टक्कर है। हालांकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, लेकिन केरल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। इस बार कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीद बताई जा रही है, इंटरनल सर्वे यह कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का जनाधार उतना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में चल रहा है। अगर सही मायने में यह कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का डुप्लीकेट वोटर्स, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, उसके अनुसार इसके वोटर पैदा किए जा रहे हैं, जो वोटिंग के वक्त आसाम से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जगहों से लोग वहां वोट डालने जाएंगे। अब ऐसे में विपक्ष जिस तरह से एकजुटता दिखा रहा है और हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती हुई इसलिए नजर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को विपक्ष एकजुट होकर के उठाने में कामयाब हो रहा है। लेकिन इस जगह पर ट्रंप ने, नंबर 2 पॉइंट्स पे अगर हम चर्चा करें, कि ट्रंप ने मोदी को ऐसा फंसाया कि मोदी को एनडीए सहयोगी ही कुर्सी से हटा देंगे। अब यह बात तो होने लगी है कि मोदी का चेहरा जब तक नहीं बदलेगा तब तक देश डिसीजन नहीं ले पाएगा, और मोदी कुर्सी से हटे तो आप दर्शकों को एक जानकारी में दे दूं, मोदी के लिए कई देशों ने वीजा पर बैंड लगाया था, प्रतिबंध लगा हुआ है मोदी के ऊपर। प्रधानमंत्री की कुर्सी हटते ही यह कई सारे देशों में जा नहीं पाएंगे, इनको वीजा नहीं मिलेगा, इनके ऊपर बैंड है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसी समय से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर। प्रधानमंत्री पद होने की वजह से इन्हें वीजा मिलता है, देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिलता है, तो नरेंद्र मोदी भाग भी नहीं पाएंगे। यानी कि मार्गदर्शक मंडल में इसी देश में रहना पड़ेगा अगर भाजपा की सरकार आई तो, भाजपा का पीएम बना तो। और अगर भाजपा का पीएम नहीं बना तो नरेंद्र मोदी भाजपा और आरएसएस वाली जेल में होंगे, और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो अमेरिका में जांच एजेंसी ने रिपोर्ट सौंपी है, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है लगातार। और कांग्रेस की अगर सरकार बन गई, पीएम बन गया, तो फिर आरएसएस पर भी प्रतिबंध संभव है, क्योंकि आज जो हालात देश में है वह आरएसएस के वजह से ही, आरएसएस ने जो कर्म किए इस देश को तकरीबन 1960-1965 के दरमियान भेज दिया। यानी कि आप दर्शक समझ रहे हैं, तकरीबन 60 साल पीछे, 50 से 60 साल पीछे नरेंद्र मोदी ने इस देश को ढकेल दिया। उस वक्त हमारे देश पर कर्ज नहीं था, आज 240 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लूट लिया है पूरे देश को। इसलिए अब यह देश एक ऐसे संकट में फंस गया है जिससे अब उबर पाना इतना आसान नहीं होगा। फिर एक ऐसी सरकार आनी पड़ेगी इस देश में, जैसे पंडित नेहरू ने कुछ नहीं था देश में तो फिर शुरुआत की थी, वैसे ही इस देश को फिर से अब
एक नई शुरुआत देनी पड़ेगी, जो नरेंद्र मोदी में तो क्षमता नहीं है। और नरेंद्र मोदी गुलाम ही बना सकते हैं देश को संकट से नहीं उबार सकते। और जो देश की अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से क्लैप्स है, कुछ भी है नहीं, यह ढोंग कर रहे हैं सब, झूठी, सारा आंकड़े झूठे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर जो हैदराबाद में रहते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, वह कहते हैं यह बात और बार बार कह रहे हैं कि सरकार झूठी खबरें दे रही है। तो मैं इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।